students, now we start our today's class in a subject of political science. And in previous class we read the topic of democracy in Bangladesh. I hope you are all very well understand about the whole content. Now we are moved to our other topic, which is the monarchy and democracy in Nepal. In this topic we look about the which types of political conditions in Nepal. तो नेपाल अगर शुरू से देखा जाए तो वहाँ पे एक किंगडम रहा, मोनार्ची सिस्टम ही रहा, राजतंत्र जिसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज मोनार्ची कहते हैं, जिसमें संसद भी होती है और संसद का जो हेड होता है वो किंग होता है, राजा होता है। इस प्रकार का शासन चल रहा था वहाँ पे। लेकिन 1999 से डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स होने शुरू हो गए, लोकतंत्र की मांग उठने लगी, लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग उठने लगी कि देश को बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलाया जाए, न कि एक व्यक्ति का शासन हो, राजा का शासन हो। क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र प्रभावी हो चुके थे। और 90 में सबसे बड़ी घटना जो थी 89 और 90 में कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उसका असर पूरे विश्व में पड़ा था। डेमोक्रेसी की मांग पूरे विश्व में उठने लगी थी, तो नेपाल भी उससे छूता नहीं रहा। नेपाल में भी लोकतांत्रिक समर्थन में मूवमेंट्स चलने लगे। और एक इंसिडेंस वहाँ पर हुआ कि माओवादी शासन, यानी कि चाइना में जो माओ थियरीज थे उससे प्रभावित होकर के यहाँ पे भी माओवादी शासन लाने का प्रयास किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले माओवादी विचारधारा के लोग थे वो अपना प्रभाव नेपाल में जमाना शुरू किया और बहुत हद तक सफल हुए। और ये सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, बहुत जगहों पे हिंसा भी किए। तो राजा की सेना में, यानी कि जो मोनार्ची फोर्स थे वो और माओवादियों का जो फोर्स था, उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो गया। बुक में तो नहीं है, लेकिन आप सीधे समझ सकते हैं कि जो माओ आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी वो विश्व में शायद सीधे चाइना ही इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था। और आज भी अगर नेपाल के कंटेंट को देखिए, जो हमारे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो विवाद पैदा किया है भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे चीन ही है। तो इस वजह से चाइना ने वहाँ पे इंटरफेयर किया, माओवादी आंदोलन शुरू हुए, बाकायदे ये बहुत ही वायलेंट रहा, हिंसक रहा, एक खून खराबा का दौर चला। और कहीं कहीं एक समय ऐसा है कि वहाँ पे 3 गुट लड़ने लगे। एक तो लोकतांत्रिक समर्थकों का गुट था, दूसरा माओवादियों का गुट था, और तीसरा जो मोनार्चियल फोर्स था, यानी कि राजा की सेना थी, उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगी। तो 2002 में आकर के कुछ वहाँ पे चेंजेस आए, जिसमें जो किंग थे वो एक तरीके से पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी उसको भी ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। अब सीधे पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके पहले तो सत्ता एक तरीके से संसद से भी राय लेकर चलाई जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था, लेकिन पूरी तरीके से अब वो मोनार्चीशिप में कन्वर्ट हो गया 2002 में, और संसद को हटा दिया गया। तो 2006 तक देशव्यापी, यानी कि पूरे देश में, नेपाल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चलते रहे। और 2006 में आकर के यहाँ पे इनको सफलता मिली, लोकतांत्रिक समर्थकों को। और जब राजा वहाँ के किंग ऑफ नेपाल मिस्टर ज्ञानेंद्र जो थे, वो अंततः अपनी हार स्वीकार करके वहाँ पे संसद को पुनः बहाल कर दिया। और एक तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा। तो 7 पार्टी अलायंस का बड़ा इसमें सहयोग रहा। 7 दलों ने मिलकर के गठबंधन बनाया था, और माओवादी और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई थी, इसको लड़ी थी। 7 पार्टी अलायंस को आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। नेपाल का 7 पार्टी अलायंस जो था बड़ी फेमस हुआ था, अभी भी वो फंक्शन में है। तो इस तरीके से नेपाल में एक तरीके से संसद तो फिर भी बहाल हुई, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं आ पाई। और आज भी नेपाल देखिए तो बड़े ही एक तरीके से डुअल फेज से गुजर रहा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तो फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू किया गया। और धीरे धीरे फिर उसमें जो माओवादी थे, जो एक तरीके से सशस्त्र विद्रोह और हिंसा का समर्थन करते थे, यानी वायलेंस का सपोर्ट करते थे, रेबल टाइप के थे, विद्रोही थे, वो भी मुख्य धारा में आए और सरकार बनाई, सरकार में सम्मिलित हुए। और उसमें अभी भी वहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना था कि नेपाल में किंगडम, यानी कि किंग को एक डेमो टाइप से उनको एक हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखना चाहिए,
बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन एक डेमो टाइप से, जैसा कि ब्रिटेन वगैरह में है, वैसा ऐसा एक व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नेपाल अपने अतीत से भी जुड़ा रहे। तो राजा के भी समर्थक वहाँ पे काफ़ी हैं, आज भी हैं। तो इस तरीके से नेपाल में आप देखिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। और आज के डेट में अगर इस समय देखिए, क्योंकि टेक्स्ट में तो हमेशा चीज़ें लिखी रहती हैं, तो समय बदलता रहता है और राजनीति बदलती रहती है। आज के डेट में वहाँ पे डेमोक्रेटिक शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन हम उसे कठपुतली की ही सरकार कहेंगे। बहुत बार आरोप लगते रहते हैं कि नेपाल की सरकार जो है वो चाइना ओरिएंटेड है, चाइना उसको ऑपरेट करती है। और वहाँ की जो सरकार है, अभी केपी शर्मा ओली का बयान था कि भारत अपने रॉ जो हमारी एजेंसी है उसके माध्यम से मेरी सरकार गिरना चाहती है, तो ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो इस प्रकार से अभी भी देखिए तो बहुत सशक्त डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं वो चाइना से या भारत से इन्फ्लुएंस रहते हैं। और अभी जो वहाँ पे एक तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित गवर्नमेंट है, वो भी चाइना के हितों में ही काम कर रही है। तो प्रभावी लोकतंत्र अभी कायम वहाँ पे नहीं हो पाया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तो देखिए श्रीलंका में जो समस्या थी वो न तो मोनार्च का था, न ही डेमोक्रेसी स्टेबल करने का था। यहाँ पे एक अलग प्रकार की समस्या थी। एथनिसिटी का मतलब होता है नृजाति, यानी कि रेस, यानी कि प्रजाति। और वहाँ पे यही समस्या थी। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, और उसके बाद से ही वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल हो चुकी थी। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका में बहुत सारे भारतीय तमिल यहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा ले जाए गए थे खेती वगैरह के लिए, फार्मिंग के लिए। और वो मोस्टली नॉर्थ रीजन में, श्रीलंका के नॉर्थ रीजन में काफ़ी बहुमत में थे। लेकिन श्रीलंका जो कि पहले उस समय उनका नाम सिलोन था, वहाँ पे सिंघली जो थे वो वहाँ के मूल निवासी थे। तो और हमेशा से चूँकि आज़ादी के बाद से सत्ता सिंघलियों के पास में ही रही, तो वो थोड़ा सा पार्शियल भी रहे तमिलों से। जो वहाँ के तमिल पॉपुलेशन थी उनके साथ पार्शियल व्यवहार होता रहा, तो इससे थोड़ा सा इनके बीच विश्वास की कमी थी और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, तनाव शुरू हुआ। और तमिलों ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे लिट्टे कहा गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे के प्रभाकरन इसके हेड थे। आप लोग प्रभाकरन की हिस्ट्री को देखिएगा। और श्रीलंका के इंसिडेंट्स में राजीव गांधी का असोसिनेशन भले नहीं दिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा घटना हुआ। इसी लिट्टे की वजह से राजीव गांधी की मृत्यु हुई। और पहली बार ह्यूमन बॉम्बिंग का यूज़ जो है वो लिट्टे ने ही किया था। लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या की जब वो तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार में गए थे, और चुनाव के दौरान ही उनकी हत्या कर दी जाती है। गले में माला पहना करके, माला में बम था और विस्फोट कर दिया जाता है। तो तमिल इलम एक बहुत खतरनाक संगठन था, आतंकवादी संगठन इसे कहते हैं। इन्होंने सिंघलियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। तो किताब में तो ये दिया है कि अभी तक वो विद्रोह चल रहा है, आज भी श्रीलंका गृह युद्ध में उलझा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखें तो वो विद्रोह पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। प्रभाकरन मारा जा चुका है और पूरा तमिल विद्रोह दबा दिया गया है। और भारत ने भी वहाँ पे 1987 में जो लिट्टे का फॉर्मेशन था वो 83 के बाद हुआ था, और भारत ने वहाँ पे 1987 में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी ताकि श्रीलंका में इस विवाद को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसका असर बड़ा उल्टा हुआ। श्रीलंकन पीपल्स को लगा कि भारत श्रीलंका के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, तो वो भी काफ़ी नाराज़ हुए और बहुत सारे भारतीय सैनिक भी मारे गए उसमें। और एक तरीके से हम जो वहाँ पे तमिल फाइटर्स थे उनके भी नज़र में बुरे बन गए और श्रीलंकन पीपल्स के नज़र में भी बुरे बन गए। तो 1989 में कॉल ऑफ कर लिया गया, राजीव गांधी ने इनको पुनः बुला लिया। लेकिन इसका कोर जो था, जो एक मलाल रह गई थी, लिट्टे को लगा कि भारतीय सेना या राजीव गांधी उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तमिलों के खिलाफ़ या लिट्टे के खिलाफ़ काम करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय सेना को इसमें उतारा और इसी वजह से राजीव गांधी का असोसिनेशन हुआ, यानी राजीव गांधी की हत्या हुई। उसके बाद एक चुनाव प्रचार में बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें मध्यस्थता करने
आए, जिसमें आइलैंड थे, नॉर्वे था, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ थे। इन लोगों ने बहुत बार ऐसा प्रयास किया कि मध्यस्थता हो, लेकिन 2015 के बाद श्रीलंका ने एक वार छेड़ दिया लिट्टे के ख़िलाफ़ और उसमें सफल भी रहे, मार दिए गए प्रभाकरन वगैरह और पूरे लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई। तो आज की डेट में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है ये विद्रोह। हालांकि किताब में अभी आपके ये दिया नहीं है क्योंकि अपडेट नहीं किया गया इसको। और अगर विकास देखा जाए तो पूरे दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ में सबसे पहले जो उदारीकरण था, लिबरलाइजेशन था, वो श्रीलंका ने ही किया। बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण भी दक्षिण एशिया कंट्रीज़ में सबसे अच्छा जनसंख्या नियंत्रण श्रीलंका ने किया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उनकी काफ़ी अच्छी है और पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है उनकी। तो इतने संघर्ष होने के बाद भी वो अपने आप को संभाले रखे। तो उसके पीछे कारण ये भी है कि काफ़ी छोटी आबादी भी है, काफ़ी छोटा लैंड मास है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल किए हुए हैं, तो इस वजह से इनका इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ। तो ये हमारा नेपाल और श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनके यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट और इनके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी ली।